हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज आपका क्लास 12th के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पेश हो रहा है। उस्मानी सर लेके आए हैं। जबरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। यानी बच्चों, इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड कर रखा है, अगर आप हमारे व्यूवर्स नए हो तो आप तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लो और मजे लेकर के हमारे टॉपिक्स को बिल्कुल पढ़ो। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही जबरदस्त कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो आपके 12th बोर्ड के लिए भी और प्लस आपका जो नीट का एग्जामिनेशन है, जेई का एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, बेस है, वो चीज आपको यहां पे बताया जाएगा। पेन और पेपर लेके आप हो जाओ तैयार और टूट पड़ो उस्मानी सर के साथ नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ। बी अलर्ट, होशियार और लग जाओ। जो चीज आपको बताया जा रहा है बच्चों बहुत ही अनमोल है, बहुत ही अच्छा है। आप देखो, मजा आएगा। लेकिन वीडियो को छोड़ के भागना नहीं बच्चों, शुरू से लेके आखिर तक देखो, बहुत मजा आएगा। एक एक चीज आपको क्लैरिटी के साथ समझाया जाएगा और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप जब लिखने बैठो, बस थोड़ा सा उस्मानी सर को एग्जाम में याद कर लो यार, और जितना आपने यहां मैंने बता रखा है सब आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेते हैं और उसको हम लोग पार्शियली फील्ड करते हैं। पार्शियली बोले तो पूरा का पूरा उसको फील्ड नहीं करना है। मान लिया कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें हमने कुछ नहीं रखा है। सपोज दैट दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। हमने कहा था कि जब इन प्लेटों के बीच सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां और सरफेस चार्ज डेंसिटी, फुल चार्ज इसमें इतना है और टोटल चार्ज इस प्लेट में इतना है, इसका एरिया प्लेट का और यहाँ पे प्लेट का, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी। ये सारा चीज़ आप हमारे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हो। ये सारा चीज़ मैंने कर रखा है। अगर इन प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है, एयर है, या अगर हमने इसको वैक्यूम भी कहा, तो इस समय हम लोगों ने इनके प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, इन प्लेटों के बीच में कैपेसिटेंस का वैल्यू, ये सारा हमारे लास्ट वीडियोस में, लास्ट लेक्चर में बखूबी मैंने समझा के दिया है। और उसमें हमने ये कहा था कि अगर इन प्लेटों के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ये अगर रख दिया जाए, तब इस कैपेसिटर के इन वैल्यूज के साथ क्या क्या घटना घटित होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने ये देखा है कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली इसके प्लेटों के बीच में फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है, ये सारा चीज मैंने बता रखा है, आप जाके देख सकते हो और वो सारा चीज आप देख के यहां समझ सकते हो। तो मैंने कहा था कि अगर ये हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कांस्टेंट, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K वैल्यू के वाला जो है, हमने माध्यम सब्सटेंस को रखा था, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है K टाइम से घट गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा K टाइम से घट गया था, लेकिन कैपेसिटेंस जो हमारा K टाइम से बढ़ गया था। तो ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। अब आगे का चीज अगर आपने उसको देख लिया है, जाके आप देख लो हमारे पीछे वाले वीडियोस में, तो हमारे जो मैंने इससे पीछे वीडियोस को अपलोड कर रखा है, वहां जाके देखोगे तो उन पीछे वाले वीडियोस में ये सारा चीज आपको बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया, तो आप जाके उसको जरूर देखो बच्चों। अब हम लोग करते क्या है, अब इन प्लेटों के बीच में अब पार्शियली का मतलब होता है कि हमने उस प्लेस को कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक स्लैब से नहीं भरा, कुछ भरा और कुछ जगह खाली है। तब इनके कैपेसिटेंस के साथ क्या हो सकता है,
उसको हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से इलाबोरेट करके बनाते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा एक प्लेट, दूसरा ये प्लेट, और इन प्लेटों पे हमारा चार्ज है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव चार्ज। फुल चार्ज प्लेट्स पूरे प्लेट में पॉजिटिव, फुल चार्ज इन प्लेट में नेगेटिव। सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हमारा d है। अब बच्चों इन प्लेटों के बीच में अब हमें एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखना है जो कंप्लीटली फील्ड नहीं है, पार्शियली रखते हैं, पार्शियली। तो हमने उसके लिए क्या करा, हमने उसके लिए ये करा बच्चों कि यहां पे एक छोटा सा एक स्लेब हमने इसके अंदर रख दिया, और ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है। और ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब जब हम रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब रखते हैं, सब्सटेंस जब रखते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इनके सरफेस में चार्ज इंड्यूस होने लगता है। ये ऑलरेडी आप जानते हो, पढ़ चुके हो। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। जब प्लेटों के बीच में कुछ नहीं था, एयर था, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम था हमारा ई नॉट। उसके बाद हमने जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब यहां रखा है, सपोज दैट कि इसका जो विड्थ है, मोटाई है, वो ले लिया हमने टी ले लिया। अब ये स्पेस और ये स्पेस हमारा खाली है, यानी ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब हमारा टी मोटाई वाला इस जगह पे है। अब हमें इन प्लेटों के बीच में जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है, बेसिकली कैपेसिटेंस का वैल्यू हमें देखना पड़ेगा कि उनके कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। इससे पहले हमने कंप्लीटली फील किया था तो डाइलेक्ट्रिक स्लेब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम से कैपेसिटेंस बढ़ गया था। अगर ये पार्शियली बढ़ा हुआ है तब ये कितने टाइम से, या इसका जो कैपेसिटेंस कितना बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीजों का यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों जब आपने प्लेट्स को देख लिया और चार्ज इसमें आपने भर दिया, ये सारा डेटा आपने इंफॉर्मेशन डाल दिया, तो अब इस प्लेट के, यानी ये जो हमारा स्लेब है, इस स्लेब के सरफेस में हमारा चार्ज डेवलप होगा। ऑब्वियसली इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ओके, नेगेटिव चार्ज, और इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इस स्लेब के अंदर जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एयर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से रिड्यूस कर देगा। यानी इधर की तरफ जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो वैल्यू हो जाएगा E नॉट अपॉन के। यानी E नॉट क्या है, जब इन प्लेटों के बीच में कोई सब्सटेंस नहीं रखा हुआ है तब जाकर के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है। और हमने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सब्सटेंस को, जब पदार्थ को जब हमने इन प्लेटों के बीच में रखा तो इस दौरान इस स्पेस में जहां तक वो सब्सटेंस है वहां तक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है के से, उसको हम लोग डिवाइड कर देते, जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको के से के टाइम से उसको रिड्यूस कर देता है। तो यहां तक ये सेटअप हमारा क्लियर है और आप भी इसको बहुत अच्छे तरह से जानते हो। तो अब हमें ये देखना है कि अब इन प्लेटों के बीच में हमारा जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, दिस इज द मैटर। चूंकि इसमें पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर जो बच्चा क्वेश्चन बनता है तो जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाता है कि अगर हमने पार्शियली सम विड्थ यानी टी मोटाई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सब्सटेंस को अगर हमने रख दिया है तो इनके कैपेसिटेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। तो ये सारी बातें आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारा खाली स्पेस है, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा खाली स्पेस है, यहां से यहां तक, इस स्पेस को मान लिया कि ये x है और यहां से ये हमारा t
टी है, तो यहां से लेके यहां तक हमारा हो गया x प्लस टी, और टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक हमारा d है। तो ये जो हमारा बचा हुआ स्पेस बचा, ये हमारा कितना बच गया, तो अब ये पूरे d में से x प्लस टी माइनस कर दो, यानी d माइनस एक्स प्लस टी कर दिया। इसी को हम d माइनस एक्स माइनस टी भी कह सकते हैं। तो अब हमारे जो प्लेटों के बीच में जो स्पेस का जो विड्थ रह गया, वो इस तरह से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब हम लोग चलते हैं इसके कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लेटों के बीच में टोटल पोटेंशियल की बात करते हैं, टोटल पोटेंशियल की बात करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो निकालते हैं बच्चों, वो हम लोग इस रिलेशन से निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ये रिलेशन है। और हमने कहा था कि ऑपरेटर डी है, नेगेटिव साइन बताता है कि डिक्रीजिंग रेट है पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। तो ये सारी बातें आप जानते हो, इससे नए नहीं हो। ऑपरेटर अगर हम हटा देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल और डिस्टेंस का रेशियो होता है। और अगर हम पोटेंशियल की बात कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अगर हम एयर की बात करेंगे तो एयर अगर है तो वी नॉट लिखते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड या हमारा ई नॉट होता है, और प्लेटों के बीच कंप्लीटली अगर हमारा डिस्टेंस डी होता है तो ई नॉट डी हो जाता है। अब सवाल है कि इन प्लेटों के बीच में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है और अलग अलग विड्थ भी है। तो इसका मतलब है इन प्लेटों के बीच में अब जो हमारा नया पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल होगा, उसको हम वी नॉट नहीं करके उसको वी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम लोग वी कहेंगे, क्योंकि वी नॉट तब हम कहते जब इनके बीच में बिल्कुल कुछ नहीं होता, सिर्फ एयर होता, तो वहां पे वी नॉट होता। तो चूंकि हमारे यहाँ एक सब्सटेंस भी रखा हुआ है, कुछ प्लेस हमारा खाली भी है, तो हमने कहा कि प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। तो अब वी है, तो यहां से यहां तक जो ये हमारा स्पेस है खाली है, तो एयर है, तो एयर है कुछ नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा ई नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पता है, इसको हम लोग ई कहते हैं, और ई का वैल्यू हो जाता है ई नॉट अपॉन के, ये भी हमारा दिया हुआ है। और यहाँ फिर हमारा खाली जगह स्पेस है, वहां पे सब मटेरियल नहीं है, यानी एयर है, तो यहाँ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहेंगे? ई नॉट कहेंगे। तो अब हमारे पास एक यहाँ पे स्पेस, एक यहाँ एक है और एक यहाँ स्पेस। अब इन तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं, जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इस स्पेस के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों? ई नॉट हो जाएगा। और उसके बाद वो डिस्टेंस क्या हमारा x है। उसके बाद जब हम इस स्पेस में आते हैं, जो हमारा सब्सटेंस रखा हुआ है इसमें, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? ई नॉट अपॉन के, और ये विड्थ कितना हमारा t है। उसके बाद फिर इस स्पेस में आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई नॉट हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हमारा क्या है? d माइनस टी माइनस एक्स, डी माइनस टी माइनस एक्स। तो ये इतना वैल्यू हमारा इस पोटेंशियल के लिए आता है। तो अब हमें ये देखना है कि ये वैल्यू कितना होगा। इन सब में हमारा ई नॉट कॉमन आ जाता है, तो ई नॉट को हमने कॉमन आउट करा, तो ये हो गया x, और यहां हो जाएगा t अपॉन के प्लस ई नॉट आउट हो गया, तो d माइनस टी प्लस माइनस एक्स। ये माइनस एक्स प्लस एक्स को हमने कैंसिल कर दिया, तो अब हमारे पास ये वैल्यू हो गया ई नॉट, और उसके बाद है ये d माइनस टी को पहले कर दिया प्लस टी अपॉन के। ये एक फाइनली हमारा एक रिलेशन आता है। तो जब के यहाँ हमारा बच्चों यहाँ पे ई नॉट की बात है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन द स्पेस इज वैकेंट, या कुछ नहीं एयर है, उस समय का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों। तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग जानते हैं, प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है, एयर है, तो वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब अगर यहां बात करेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा क्या हो जाता है बच्चों? चार्ज अपॉन एरिया हो जाता है। तो चार्ज हमारा कितना है?
ये चीज आप अच्छी तरह से जान लो बच्चों। जब हम चार्ज की बात करते हैं ना, तो चार्ज का मतलब होता है जो हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लेट में चार्ज है, उसी चार्ज की बात हम लोग करते हैं। तो चार्ज दिमाग में रख लो कि चार्ज का मतलब वो चार्ज, हमारा चार्ज वहां Q है, और अपॉन एरिया, एरिया बोले तो प्लेट का A है इप्सिलॉन नॉट, और ये होता है D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। अब इस तरह से हम लोगों ने क्या करा, अब ये वैल्यू हमारा जो चार्ज है उस चार्ज को ऊपर रखते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और यहां हो जाता है इप्सिलॉन नॉट A, और इधर हो जाता है D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। ये वैल्यू हमारा आया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है, तो हम लोग इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। अगर इसको आपने लिख लिया है तो पेन एंड पेपर निकाल के आप इसको लिख लो। थोड़ा सा डेरिवेशन है, थोड़ा मैं डेरिवेशन को शॉर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं स्टेप्स को जंप करूंगा बच्चों तो बहुत बच्चे को परेशानी आती है कि स्टेप्स कौन स्टेप कहाँ से आया। तो 1 बाय 1 ये सारे स्टेप्स को समझो। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप खुद इसको स्टेप जंप कर सकते हो, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। बट यहाँ पे मुझे समझाना है तो आपको अच्छी समझना है कि कौन चीज कहाँ से आ रहा है। तो ये सारा चीज आ गया। अब हमने क्या करा, इधर की तरफ हमारा पोटेंशियल है, कितना है, पोटेंशियल है हमारा V। अगर आपने इसको लिख लिया बच्चों, तो मैं उसको मिटा देना चाहता हूं, तो मैं यहां से कोशिश करता हूं कि इसको मिटा दिया जाए। तो हमने इसको कर दिया डिलीट। अब हमारे पास V है, Q को इधर कर लेते हैं। तो बच्चों ये V अपॉन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और यहां पे हमारा वैल्यू क्या रह गया, ऊपर में ये वैल्यू आ जाएगा न्यूमरेटर में D माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, एंड डिवाइडेड अपॉन ये हमारा वैल्यू है इप्सिलॉन नॉट इनटू A। इसको रिवर्स कर देते हैं, Q अपॉन V कर देते हैं, तो इप्सिलॉन नॉट इधर भी रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, तो D माइनस टी प्लस टी अपॉन K हो गया। और इस रिलेशन को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं बच्चों। आप कैपेसिटेंस का डेफिनेशन फॉर्मूला वगैरह आप पिछले लेक्चर में आप देख चुके, वीडियोस में देख चुके हो। तो इसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी कैपेसिटेंस हमारा C। अब ये इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, यानी कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। जब हम प्लेटों के बीच में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखते हैं, तो हमारा प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस बनता है कैपेसिटर का, वो वैल्यू इतना आता है। और एक चीज हम लोग पहले ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया तो उसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को पार्शियली फिल्ड किया जाए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस का वैल्यू वो कितना होगा। तो ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला एक्सप्रेशन क्या होगा जब हमने टी मोटाई वाले के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सब्सटेंस को इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखा। तो अब इससे हम लोग थोड़ा सा एक चीज और निकाल सकते हैं बच्चों। इससे एक चीज और क्या निकाल सकते हैं, फर्ज करो कि हमारे पास यही हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर बहुत सारा अलग अलग माध्यम का, अलग अलग मीडियम का मतलब हमने यहाँ पे स्लेब रख दिया है। स्लेब जैसे हमने यहाँ पे एक सिंगल स्लेब रखा है, सिंगल स्लेब है। अगर हमने इस स्लेब के जगह और कहा कि इस तरह का और भी कोई स्लेब रखते हैं, मतलब वो दूसरे नेचर का जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होगा, उसकी विड्थ भी हो सकता है कि डिफरेंट हो, मोटाई भी डिफरेंट हो। तो इस तरह से अगर मल्टीपल स्लेब्स को रखते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, तब हमारा वैल्यू क्या हो सकता है, जो जनरली आपके नीट एग्जाम में या जेईई वगैरह में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसका नाम दे देता हूं मैं NB। इसको मैं नाम देता हूं NB, यानी नॉटी बैनी, यानी ये हमारा कुछ नया चीज आपको बताने जा रहा है, आपको नया चीज यहाँ बताया जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं अच्छे ढंग से इलाबोरेट करके देना चाहता हूँ। तो ये वैल्यू थोड़ा सा मैं और थोड़ा इन्हांस कर दूँ यहाँ से। अच्छा, ये टेढ़ा मेरा हो जा रहा है ना, तो ऐसा करें ना कि हम लोग इसको
इसका सहारा लेते हैं। एक प्लेट यहाँ है, ओके, दूसरा प्लेट थोड़ा सा दूरी पे हमने रख दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे चार्ज हुआ कितना है बचवा? यहाँ चार्ज हुआ जो है प्लस 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 माइनस 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 माइनस। और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज, एरिया ऑफ प्लेट, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी। ओके, ये सारा चीज सेटअप हमारा पहले से आ रहा है, आप लगातार देख रहे हो। अब हमने क्या करा कि इन प्लेटों के बीच में अलग अलग नेचर के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना रखना चाहो रख दो। तो हमने यहां पे बचवा, हमने यहां पे रखा एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये रखा, दिस इज ये। उसके बाद एक और सब्सटेंस रखा, वो है हमारा ये। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते 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 हमने यहां एनवा रखा, एनवा, यानी ये पहला वाला है। और इसकी विड्थ ले लेते हैं हम T1, इसका विड्थ यानी T2 चौड़ाई मोटाई। दूसरा वाला ये मान लेते हैं एनवा है, ये इसका हो गया Tn। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लेते हैं K1 K2 और इसको ले लेते हैं Kn। अब इस तरह से इन प्लेटों के बीच में अगर अलग अलग नेचर के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखोगे बच्चों, तो आप देखोगे कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो आप पेन एंड पेपर ले लो, थोड़ा सा उसको पॉज कर लो और उसके बाद थोड़ा सा ये जो फिगर है बच्चों बनाने की कोशिश करो, मजा आएगा। हो सकता है कि आपको इसमें कुछ नया चीज दिख पड़े। तो अब ये बताओ कि अगर हमारे पास इतने स्लेब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने यहाँ एनवा कर दिया, nth, यानी ये 1 पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरह से। और हमने इसको कहा कि ये एनवा स्लेब है। अब एनवा स्लेब का मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि आप 2 स्लेब रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 10 20 जो रखना है रख दो, अलग अलग। तो अब इस समय हमारा कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा बचवा, वो कैपेसिटेंस का वैल्यू कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। ये कैपेसिटेंस का वैल्यू कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा मैं करता हूं नोट। अब ये इप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है। इप्सिलॉन नॉट ए हमारा चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि ऑलरेडी हमने कहा था जब कोई प्लेट नहीं है, मतलब कोई स्लेब नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है, तो वे एयर है, वैक्यूम है, प्लेटों का एरिया हमारा सरफेस एरिया है वो भी नहीं चेंज होगा। तो ये सारा चीज हमारा एज इट इज रहेगा। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी, हमने जितना भी स्लेब रख दिया प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हमारा एज इट इज है। तो अब ये डेटा में क्या क्या चेंज होना चाहिए? तो यहाँ हमारा डी रहेगा। अब रह गया यहाँ पे टी, क्योंकि वहां एक स्लेब था जिसका विड्थ था टी। अब हमारे पास कितने स्लेब हैं? तो हमारे पास यहाँ स्लेब है एन। तो इसका मतलब है इन सारे स्लेब का यहाँ पे विड्थ हो जाएगा बोले तो T1 प्लस T2 प्लस इस तरह से लास्ट हमारा है Tn। अब उसके बाद हम लोग करते हैं प्लस। अब यहाँ T अपॉन K, एक स्लेब था उसकी मोटाई T था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका K था, तो T अपॉन K हो गया। अब एक स्लेब हमने लिया जिसका मोटाई, जिसका विड्थ T1 है और डाइलेक्ट्रिक स्लेब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K1 है, तो उसके लिए हो जाएगा T1 अपॉन K1। फिर दूसरा भी है जिसकी मोटाई है हमारा T2 और डाइलेक्ट्रिक स्लेब का सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो उसके लिए हो जाएगा T2 अपॉन K2। इसका मतलब ये वैल्यू भी वेरी करेगा, तो इसको लिखेंगे T1 अपॉन K1
प्लस T2/K2। और बच्चों ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा Tn/Kn तक। तो थोड़ा सा सुविधा के लिए हम लोग ये समेशन का यूज कर लेते हैं, जो बच्चों आप स्टैटिस्टिक्स में 10th 9th में पढ़ चुके हो। अब इसके लिए हमने यूज करा सिग्मा का, समेशन का, और यहां कर दिया हमने TI। और I का वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 to n है। उसी तरह से हमने इसको कहा TI/KI, और I का वैल्यू हमारा है 1 to n। तो अब अलग अलग विड्थ का डायलेक्ट्रिक स्लैब, अलग अलग नेचर का डायलेक्ट्रिक स्लैब, जिनकी मोटाई अलग अलग और जिनका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग है, अगर उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पार्शियली फिल करेंगे, कंप्लीटली फिल नहीं करेंगे, पार्शियली फिल करेंगे, तब उसके कैपेसिटेंस के साथ क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है। तो बच्चों हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। अब चूंकि एनबी में मैंने इसको दिखाया है, तो एनबी में थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। और क्या देख लेते हैं कि इन प्लेटों के बीच में हमने अब तक क्या रखा है? तो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है। अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जगह अगर कोई मेटल का स्लैब रख दें, यानी कोई कंडक्टर रख दें, कोई कंडक्टिंग प्लेट रख दें, तब क्या होगा? तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। किसमें? इसको देख लेते हैं बच्चों हम लोग एनबी में देख लेते हैं। और एनबी में देखने के बाद हमें पता चलेगा कि अगर हम मेटल प्लेट रखते हैं तब क्या होगा। लेट अस सपोज हमारे पास 2 प्लेट है और एक प्लेट इधर है, और ये दोनों प्लेट पर चार्ज एज इट इज हमने यहां रखा है प्लस 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 प्लस, और इस पर चार्ज हमने रखा है माइनस 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 माइनस। चूंकि जब हमने इन प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जिसको हम नॉन कंडक्टिव भी कह सकते हैं, तो नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस रखा, तो पार्शियली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड सब देख चुके हम लोगों ने। अब यहां पे एक अलग से हम देख रहे हैं नॉटी बैनी में कि अगर हमने कोई मेटल रख दिया तब क्या होगा। बाकी इसका जो डेटा इंफॉर्मेशन है एज इट इज है, जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पहले ले रखा वही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस टोटल चार्ज प्लस क्यू, टोटल चार्ज माइनस क्यू, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स ए प्लेटों के बीच का डिस्टेंस एज इट इज डी। अब इन प्लेटों के बीच में हम लोग मेटल का स्लैब रखते हैं। फर्ज करो कि वो स्लैब, मेटल का जो स्लैब है बच्चों, वो स्लैब कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। तो हमने एक मेटल का स्लैब रखने की कोशिश करा। चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। ये हमारा मेटल का स्लैब है और इसका जो मोटाई है, हमने इसका मोटाई को रखा है T, ये इसका विड्थ है T। और जब ये स्लैब नहीं था, प्लेटों के बीच में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था E0। अब हमने जब ये प्लेट रख दिया, कंडक्टिंग प्लेट स्लैब है, तो अब देखना है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में कितना होगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के अंदर, किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। गॉस थ्योरम में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो और इसको प्रूफ भी कर चुके हो। तो थोड़ा सा बच्चों इसको बना डालो पेन एंड पेपर के साथ। बना लिया, बना लिया, ओके। अब हम चलते हैं कि अब इसके बीच में ये सारे डेटा इंफॉर्मेशन के बाद इनके बीच में जो हमारा पोटेंशियल की बात होगी, किसकी बात होगी बच्चों? पोटेंशियल की बात होगी। इनके पोटेंशियल की जो बात होगी, थोड़ा सा इसको मोटा कर दो, पोटेंशियल की बात होगी, तो ये क्या होगा? ये होगा अब इनके बीच में क्या क्या मामला आ रहा है। मामला ये आ रहा है कि ये जो स्पेस है हमारा, ये स्पेस खाली है, एयर है, तो यहां हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है?
ई नॉट। इधर भी हमारा ये स्पेस खाली है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x, और ये डिस्टेंस हमारा है t, और ये डिस्टेंस हमारा कितना बच गया, d में से माइनस हो गया x माइनस हुआ और t माइनस हो गया, तो इतना बच गया। अब हम इन इंफॉर्मेशन को यहां बैठाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस के लिए ई नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई नॉट है, एंड मल्टीप्लाइड स्पेस का डिस्टेंस यहां पे x है, प्लस इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो है, क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये आप देख चुके हो पहले, मेरा पीछे का जो डाला गया वीडियो है, हमने जो पहले जो अपलोड कर रखा है उसको आप जरूर देखो। अगर आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस को देख रहे हो तो 12th एग्जाम के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। और बच्चों 12th एग्जाम के लिए या 11th का जो बेसिक जो बोर्ड एग्जाम का स्पेशली जो टॉपिक्स होता है जिसमें बताया जाता है, वो आपका नीट एग्जाम के लिए, जेईई एग्जाम के लिए बेस होता है। तो आप इसको तो बिल्कुल ही इग्नोर मत करो। बेस को अगर आपको अच्छा करना है तो आपको देखना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो कि जो भी एग्जाम हो रहा है उस सारे एग्जाम कंसेप्चुअल हो रहा है, तो कंसेप्ट आपको बहुत क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। तो इस दौरान में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जीरो है, और इसका विड्थ क्या है हमारा, टी है, प्लस अब ये जो स्पेस है फिर वैकेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई नॉट है, और ये स्पेस का जो विड्थ है वो है कितना, तो ये है d माइनस एक्स माइनस टी। ये तो वैल्यू हमारा जीरो हो गया। तो अब हमारे पास ई नॉट रह गया, ई नॉट को हमने कॉमन आउट करा तो यहां रह गया x और प्लस d और माइनस x एंड माइनस t, माइनस x एंड माइनस t। तो ये हम इसको करते हैं कैंसिल, तो ये हो जाएगा ई नॉट, ये हो जाएगा d माइनस टी। अब ये वैल्यू देखना है, d माइनस टी हो गया। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, और ये वैल्यू फिर हो जाता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, एरिया नीचे आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये हो जाएगा d माइनस टी। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मांगता है, इधर हमारा v है तो हमने कर दिया v अपॉन क्यू, तो इधर हो जाएगा हमारा d माइनस टी, ये फैक्टर यहां आ जाएगा, एंड डिवाइडेड अपॉन इप्सिलॉन नॉट इनटू a। अब इसको रिवर्स कर दो, पलट दो, तो ये हो जाएगा q अपॉन v, और ये हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट a अपॉन इप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी। और ये जो वैल्यू है बच्चों, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यू हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है, तो इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये एक एक्सप्रेशन आ गया आपका। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे, इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो आप इसको थोड़ा सा यहां पे विजुलाइज करो कि हमारे पास अगर कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके बीच में अगर कुछ नहीं है, एयर रहता, सारा इंफॉर्मेशन एज इट इज रहता, तो इनके कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, हमने ऑलरेडी ये पहले डिराइव कर चुका है, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेटों के बीच की दूरी, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव कर रखा है। अभी हमने जो एक मेटल प्लेट रखा जिसका विड्थ है, मोटाई है टी, तो अब ये कैपेसिटेंस हमारा हो गया d माइनस टी। तो वैल्यू ये बढ़ा, कैपेसिटेंस का बढ़ गया या घट गया। जब हमने कैपेसिटेंस को बढ़ने की घटने की बात यहाँ कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब वो एयर के केस में था तो एयर के केस में उसका ये था, उसको हम लोग इप्सिलॉन सी नॉट कहते हैं, और ये वैल्यू था। अब जब हमने मेटल प्लेट रख दिया तो अब हमारा कैपेसिटेंस इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी आ गया। तो d माइनस टी का मतलब है कि ये जो d है, d से हमारा कुछ डिडक्ट हो जा रहा है, जो उसकी मोटाई है उस मेटल प्लेट की वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस का मतलब है कि अगर हमारा यहाँ डिनोमिनेटर मान लो
ऊपर का वैल्यू हमारा 10 है और ये डिनोमिनेटर हमारा मान लेते हैं अगर ये 5 है तो वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू अगर हमारा 10 ही है, एप्सिलॉन नॉट ये चेंज नहीं है, 10 ही है, लेकिन यहाँ d में से डिडक्ट हो गया, d में से डिडक्ट हो गया। मान लो d का वैल्यू अगर आपने 5 रखा और t का वैल्यू मान लो आपने 3 कर दिया, तो 5 माइनस 3 कर दिया तो 10/2 यानी कितना हो गया, 5। यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर पहले हमारा 2 है और इसको हमने एक मेटल प्लेट रख दिया तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हमने ये सब मान लिया तो 5 हो गया। कहने का मतलब है कि अगर प्लेटों के बीच में पार्शियली अगर हम मेटल प्लेट भी रखेंगे तब भी हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्लेटों के बीच में अगर हम पार्शियली नॉन कंडक्टिंग यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ही रखेंगे तभी उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हमने मेटल प्लेट रखा पार्शियली फील्ड तब भी इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ गया। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन हुआ कि कैपेसिटेंस का वैल्यू मेटल प्लेट के रखने से भी बढ़ जाता है। कभी कभी इसमें से कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कंफ्यूजन क्या है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू आया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग कुछ बच्चे ये लगाते हैं कि अगर हम इसको कंप्लीटली मेटल से फिल कर दे तो क्या होगा। अगर कंप्लीटली मेटल से कंडक्टिंग सब्सटेंस से फिल कर दें प्लेटों के स्पेस को, बीच के स्पेस को, तब कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। तो इससे पहले आपने देखा होगा कि जब हमने प्लेटों के बीच में कंप्लीटली फुल्ली हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फिल करा था तो उनका कैपेसिटेंस उस सब्सटेंस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम से मल्टीप्लाई होकर के बढ़ गया, उतना टाइम बढ़ गया था। तो क्या अगर हम पार्शियली फिल्ड मेटल प्लेट रखा तो कैपेसिटेंस तो बढ़ा, अगर हम इसको क्या फुल्ली फिल कर दे तब क्या होगा। बच्चों अब यहां देखो, यहां दिमाग बच्चे कुछ ऐसे लगाते हैं कि अगर इसको पूरे को अगर हमने फिल कर दिया तो ये जो T हमारा है, T ये जो हमारा T है, T का वैल्यू कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग इसका विड्थ कहते हैं। तो इस समय हमारा T का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इस तरह से मैथमेटिकल थ्योरेटिकल कंसेप्ट अगर देखते हो तो यहाँ D और T का वैल्यू भी D हो गया, D माइनस टी, 0 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 0, और 0 डिवाइजर अगर है तो हम लोग बोलते हैं कि वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल गलत है ये कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बच्चों आप गलती से लागू नहीं करोगे, यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या इन्फिनिटी आप दिखा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। कुछ लोग इसको लिखते हैं कि अगर कंप्लीटली फिल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है, ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। जब इस पूरे स्पेस को, पूरे प्लेस को, प्लेटों के बीच का अगर हमने कंडक्टिंग सब्सटेंस या मेटल से भर दिया तो दोनों प्लेटों के बीच में ये कंडक्टिंग सब्सटेंस भरने के बाद ये शॉर्ट सर्किट करेगा, और जब शॉर्ट सर्किट करेगा तो ये हमारा कैपेसिटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद हो जाएगा तो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैथमेटिकली आप इसको दिखा सकते हो बट इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता है। तो आज हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने हासिल किया। अब इसके बाद हम आप लोगों को आने वाला जो मेरा कुछ लेक्चर्स होगा उसमें मैं बताऊंगा कि अगर हमको किसी वक्त किसी पर्टिकुलर कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर की जरूरत है, लेकिन हमारे पास अलग अलग कैपेसिटेंस वाले बहुत सारे कैपेसिटर, मान लो हमारे पास 1 फैराड का है, 2 फैराड, एक्चुअली फैराड तो होता नहीं, माइक्रो फैराड होता है, 3 माइक्रो फैराड, 10 माइक्रो फैराड, और हमें चाहिए
मान लो 4 माइक्रोफराड, और हमारे पास जितने भी कैपेसिटर है कोई भी 4 माइक्रोफराड का नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? तो ऐसे केस में इन्हीं कैपेसिटर से हम 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि कैपेसिटर्स को हम लोग एक दूसरे के साथ कंबाइन करने की बात करेंगे, इंडिविजुअल अलग अलग कैपेसिटेंस को जोड़ने की बात करेंगे। बेसिकली हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है वो 3 कैटेगरी में होता है, एक सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है और एक मिक्स्ड होता है। तो आपका जो सिलेबस है बच्चों, आपके सिलेबस में 2 ही दिया हुआ है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपको बताया जाएगा, आप ध्यान रखिए, हमारे साथ ऐसे बने रहें। तो आने वाला जो मेरा वीडियो होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइन किया जाएगा जरूरत के हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।